हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों में होने वाले कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। साथ में हम उसके मैनेजमेंट भी देखेंगे। सामान्यतः बच्चे कभी कभी अबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, बट अगर कोई बच्चा कंटिन्यू ऐसा करता है तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम से ग्रसित होता है। सो आइए देखते हैं कि बिहेवियर प्रॉब्लम किसे कहते हैं और क्या क्या कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चों में हो सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। All children misbehave at one point or another, but some children have behavior that are extremely difficult to deal with there and not common for their age. Children give interpersonal maladjustments such as nail biting, temper tantrum, thumb sucking, aneurysm, pica, etc. Means जो बच्चे होते हैं वो कॉमनली एक पॉइंट में मिसबिहेव करते हैं, बट अगर कोई बच्चा कंटिन्यू ऐसा करने लग जाए और जो उसके एज के हिसाब से कॉमन ना हो, सो इसे हम बिहेवियर प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम नेल बाइटिंग, टेम्पर टेंट्रम, थंब सकिंग, बैड बैटिंग, पाइका देखने को मिलता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, when children cannot adjust to complex environment around them, they become unable to behave in the socially acceptable way, resulting exhibition of peculiar behavior and they are called behavior problem. सो कोई अगर बच्चा उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता तो वो मिसबिहेवियर शो करता है जो सोसाइटी के लिए कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं होता। सो उसे हम बिहेवियर प्रॉब्लम कहते हैं। सो कॉमनली क्या क्या बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलता है। फर्स्ट, फीडिंग प्रॉब्लम। सेकेंड, हैबिट डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन, स्पीच प्रॉब्लम। नेक्स्ट, स्लीपिंग प्रॉब्लम। देन एजुकेशन डिफिकल्टी, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, एंटी सोशल प्रॉब्लम एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम हमको चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं। सो आइए देखते हैं कि कॉमन क्या क्या बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चों में होते हैं। फर्स्ट वन है टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम जो बच्चों में हमको देखने को मिलता है, टेम्पर टेंट्रम इज अ sudden outburst and violence display anger, frustration and bad temper and restrictions such as the rigid body, biting, kicking, throwing object, hitting, crying, rolling on the floor, screaming loudly and banging limbs etc. मीन्स टेम्पर टेंट्रम में क्या होता है, ये सडन आउटबर्स्ट होता है, मतलब ये सोच समझ के नहीं किया जाता, ये सडनली होता है और ये वायलेंस डिस्प्ले करता है, जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बैड टेम्पर और फिजिकल एग्रेशन होता है। इसमें बच्चा जो होता है अपने बॉडी को रिजिड कर लेता है, मतलब टाइट कर लेता है। देन इसमें बच्चा जो रहता है बाइट करता है अपने आप को या दूसरों को, किकिंग और जो ऑब्जेक्ट है उसको किक करता है, थ्रो करता है, हिट करता है, बहुत ज़्यादा क्राई करता है, फ्लोर पे रोल करने लग जाता है, एकदम लाउडली स्क्रीम करता है और अपने लिम्स को बैंग करता है। बच्चों में देखने को मिलते हैं, जिससे अगर टेम्पर टेंट्रम प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, सो वो बच्चों में ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम चाइल्ड गाइडलाइन क्लिनिक। मीन्स हमको प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहिए। अगर ये एक टाइम तक होता है बच्चों में तो नॉर्मल है, बट ये अगर ये कंटिन्यू होते रहते हैं सो ये बिहेवियर प्रॉब्लम में कहलाता है, इसलिए हमको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। सेकेंड, पेरेंट्स शुड बी मेड अवेयर अबाउट द बिगनिंग ऑफ टेम्पर टेंट्रम एंड व्हेन चाइल्ड लूज कंट्रोल। मीन्स पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि ये टेम्पर टेंट्रम कब बिगेन हुआ और कब बच्चा अपना कंट्रोल को लूज़ कर रहा है, तो ये पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन, पेरेंट्स शुड प्रोवाइड अल्टरनेट एक्टिविटी एट अ टाइम। नोबडी शुड मेक फन एंड टीच द चाइल्ड अबाउट द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। मीन्स पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और कोई भी जो बच्चा अगर कुछ मिसबिहेव कर रहा है या टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है तो उसको फन या टीज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, पेरेंट्स शुड एक्सप्लेन द चाइल्ड दैट द एंग्री फीलिंग नॉर्मल बट नॉट कंट्रोल एंगर इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग अप। मीन्स पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए कि जो अगर हम गुस्सा करते हैं तो वो नॉर्मल है, बट अगर हम उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बढ़ते जाते हैं तो वो अबनॉर्मल कहलाता है। सो ऐसे बच्चे लोगों को पेरेंट्स को बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेल्फ इंजरी फ्रॉम डूइंग इंजरी टू अदर। मीन्स केयर गिवर जो रहते हैं या जो पेरेंट्स रहते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अपने आप को खुद को इंजर तो नहीं कर रहे हैं या दूसरे को इंजर तो नहीं कर रहे हैं। सो ये ध्यान देना चाहिए। सो ये कॉमन टेम्पर टेंट्रम के मैनेजमेंट है जो हमको देखने चाहिए और ये मैनेज करने चाहिए। नेक्स्ट होता है पाइका।
Pica is a habit disorder of eating non-edible substance such as the clay, pen, chalk, pencil, plaster from wall, earth, skull hair, etc. It may be due to the parental neglected, poor attention of caregiver, inadequate love and affection, etc. It is a common in poor socio-economical family and in a malnourished and mentally subnormal चिल्ड्रन। मीन्स जो पाइका होता है वो भी हैबिट डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो बच्चा होता है जो नॉन एडिबल चीज़ें होती है, जैसे क्ले हो गया, पेंट हो गया, चॉक हो गई, पेंसिल हो गई, या जो वॉल की प्लास्टर होता है, स्कल हेयर हो गया, ये सब चीज़ें खाने लग जाता है। सो ये बच्चों में कॉमनली क्यों देखने को मिलता है? अगर पेरेंट्स बच्चों को निगलेक्ट करें या जो केयर गिवर होते हैं वो पुअर अटेंशन, बच्चे को अच्छे से अटेंशन ना दे, या अच्छे से बच्चों को लव या अफेक्शन नहीं मिलता है, या कॉमन जो बच्चे पुअर सोशियो इकोनॉमिकल फैमिली के रहते हैं, सो उन बच्चों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो इसके लिए हमको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए? फर्स्ट, साइकोथेरेपी ऑफ द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड को साइकोथेरेपी देना चाहिए। सेकेंड, एसोसिएटेड प्रॉब्लम शुड बी ट्रीटेड विद द स्पेसिफिक मैनेजमेंट, जो भी बच्चों में प्रॉब्लम होती है उसको स्पेसिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हमको ट्रीट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है गिव अटेंशन ऑफ केयर गिवर टू द चिल्ड्रन, जो केयर गिवर होते हैं उनको अच्छे से बच्चों को ध्यान देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। सो ये कॉमन मैनेजमेंट होते हैं जो पाइका में हमको करने चाहिए। नेक्स्ट वन है थंब सकिंग। थंब सकिंग और फिंगर सकिंग इज अ हैबिट डिसऑर्डर ड्यू टू द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, tension, reduced activity. It may develop due to the inadequate social satisfaction during early infancy as a result of poor breastfeeding. In order to children, that habits may develop when they are tired, bored, frustrated or bad and want to sleep but feeling lonely. Means जो थंब सकिंग होता है या फिंगर सकिंग होता है वो भी हैबिट डिसऑर्डर होता है। ये बच्चा कब करता है? जब अगर इनसिक्योर फील कर रहा है या टेंस फील करता है, तो ये एक्टिविटी हमको बच्चों में कॉमनली देखने को मिलती है। और बच्चों में थंब सकिंग कब डेवलप होती है? अगर बच्चा ओरल स्टेज में होता है, मतलब इन्फेंस पीरियड में होता है, तो थंब सकिंग डेवलप होती है। और अगर पुअर ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो भी बच्चों में थंब सकिंग डेवलप होती है। इसके अलावा अगर बच्चा टायर्ड फील कर रहा है या बोर्ड फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है या उसको सोना है और वो लोनली फील करता है, तो थंब सकिंग बच्चा करने लग जाता है। इसके लिए हमको क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए? फर्स्ट, पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर नीड टू सपोर्ट एंड टू एडवाइज नॉट टू बिकम इरिटेबल, एंशियस एंड टेंस। मतलब पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, और एडवाइस करना चाहिए कि इरिटेट ना हो, एंशियस ना हो और टेंस ना हो। नेक्स्ट, प्रेस एंड encourage द चाइल्ड ब्रेकिंग द हैबिट आर वेरी यूजफुल। मतलब जो पेरेंट्स रहते हैं या फैमिली मेम्बर रहते हैं उनको बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि वो थंब सकिंग को ब्रेक कर सके, ये बहुत यूजफुल रहता है। और बच्चों को प्रेस करना चाहिए कि वो उस हैबिट को ख़त्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द बोर्ड टाइम और इंगेजिंग द थंब और फिंगर फॉर अदर एक्टिविटी। मीन्स बच्चे जब भी बोर्ड होते हैं तो उनको इंगेज कर देना चाहिए कि कुछ वो एक्टिविटी करे जिससे वो थंब सकिंग ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, द चाइल्ड शुड नॉट बी स्कोल्ड फॉर द हैबिट। बच्चे को कभी भी स्कोल्ड या गुस्सा नहीं करना दिखाना चाहिए जब वो थंब सकिंग करते हैं, उनको प्यार से समझाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कंसल्टेंट विद द डेंटिस्ट एंड स्पीच थेरेपी। अगर बच्चों में थंब सकिंग की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है तो कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाहिए, डेंटिस्ट की और स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लेना चाहिए। सो ये कॉमन मैनेजमेंट हमको बिहेवियर प्रॉब्लम जो थंब सकिंग किसी बच्चे में होती है, सो उसमें ये सब मैनेजमेंट हमको करने चाहिए। नेक्स्ट वन, ब्रीथ होल्डिंग। जो ब्रीथ होल्डिंग होती है, इट मे अकर इन द चिल्ड्रन बिटवीन 6 months to 5 years ऑफ एज। It is observed in response to frustration or anger during disciplinary conflict. The child is found with violence, crying, hyperventilation and sudden cessation of breathing or expiration, cyanosis, rigidity, loss of consciousness. The child may become limbs and look paler and lifeless. Heart rate becomes slow. This is an attack
last for 1 to 2 minutes. Their glot relax and breathing resume with no residual effect. ब्रीथ होल्डिंग में 6 to 5 ईयर के जो बच्चे रहते हैं उसमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चा जो रहता है फ्रस्ट्रेशन और एंगर शो करता है। उस दौरान बच्चा जो रहता है एक्सट्रीमली क्राई करने लग जाता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, सडन सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग होती है, मतलब ब्रीदिंग जो होता है वो स्टॉप करने लग जाता है, जिससे उसका जो बॉडी होता है वो साइनोस हो जाता है और रिजिड कर लेता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है बच्चों में, और जो बच्चे की बॉडी है वो पैलर या लाइफलेस हो जाता है। इसमें हार्ट रेट जो रहता है वो एकदम स्लो हो जाता है। टेक 1 to 2 मिनट का होता है। इसमें बच्चा जो रहता है अपने ब्रीथ को होल्ड कर लेता है। ये ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, बट बच्चे को कभी कभी डेंजर हो सकता है, इसलिए हमको बच्चे को ब्रीथ होल्डिंग में ध्यान देना चाहिए और उसको मना करना चाहिए। ब्रेथ होल्डिंग में हमको क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, मीन्स जो केयर गिवर और पेरेंट्स रहते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जब भी बच्चा ब्रेथ होल्ड करता है उस दौरान उसको करेक्ट करना चाहिए और मना करना चाहिए कि वो ब्रेथ होल्ड ना करे। नेक्स्ट, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ द पेरेंट्स में इंक्रीज द अनरीजनेबल डिमांड ऑफ द चाइल्ड, मीन्स पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्शन भी बच्चों के लिए सही नहीं होता है, इसलिए ओवर प्रोटेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, पनिशमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड मे कॉज अनदर एपिसोड, मतलब अगर बच्चा जब भी ब्रेथ होल्ड करता है तो उसको पनिश नहीं करना चाहिए, उसको नॉर्मली हमको बच्चों को समझाना चाहिए। पनिशमेंट जो होता है वो नेक्स्ट एपिसोड का कारण बन सकता है। ये सब मैनेजमेंट हमको ब्रेथ होल्ड में करना चाहिए। नेक्स्ट वन है नेल बाइटिंग। Nail biting is a bad oral habit, especially in the school-age children beyond 4 years of age. It is a sign of tension and self-punishment to the cope with the hostility feeling toward parents. It may occur the initiating the parents who is also nail biting. It is a caused by feeling of insecurity, conflict and hostility. It occur due to the pressurized study at school or home due to that watching fighting violence scheme. मीन्स जो नेल बाइटिंग होता है वो बैड ओरल हैबिट आती है, स्पेशली जो 4 साल के या इससे ज़्यादा के बच्चे होते हैं उनमें नेल बाइटिंग देखने को मिलता है। वो बच्चे क्यों करते हैं? अगर वो टेंशन में होते हैं या सेल्फ पनिश करना चाहते हैं या हॉस्टिलिटी फीलिंग करते हैं, मतलब उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों में हमको नेल बाइटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई के पेरेंट्स अगर नेल बाइटिंग करते हैं तो उनके बच्चों में कॉमनली ये देखने को मिलती है। बच्चा जब इनसिक्योरिटी फील करता है या कॉन्फ्लिक्ट या हॉस्टिलिटी फील करता है सो नेल बाइटिंग देखने को मिलता है। और अगर बच्चा स्कूल से या प्रेशराइज फील करता है या कोई वायलेंस स्कीम या फाइटिंग वाली मूवी देखता है तो नेल बाइटिंग करता है। तो उसके लिए हमको क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ नेल बाइटिंग, मीन्स हमको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा किस कारण से नेल बाइटिंग करता है। इसके अलावा हमको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना चाहिए कि वो और धीरे धीरे उसको रिमूव करने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द चाइल्ड शुड बी प्रेस फ्रॉम द वेल केप्ट हैंड बाय ब्रेकिंग द हैबिट टू मेंटेन द सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स, मीन्स हमको चाइल्ड को प्रेस करना चाहिए कि वो उसको ब्रेक करे और नेल बाइट को ना करे। नेक्स्ट पॉइंट, द चाइल्ड हैंड टू बी केप्ट बिजी, मतलब बच्चे के हाथ को हमको बिजी रखना है कि जब भी वो नेल बाइट करे या कुछ इस तरीके का हैबिट डिसऑर्डर करे तो उसको हमको बिजी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पनिशमेंट टू बी अवॉइडेड, कभी भी बच्चे को पनिश नहीं करना चाहिए। अगर बिहेवियर प्रॉब्लम होता है तो उसको हमको प्यार से समझाना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स नीड रीएश्योरेंस टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड द चाइल्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम, मीन्स पेरेंट्स को रीएश्योर करना चाहिए कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करे और चाइल्ड को ओवरकम कराए उस प्रॉब्लम से। सो ये कॉमनली बिहेवियर प्रॉब्लम हमको नेल बाइटिंग में पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और हेल्प लेना चाहिए कंसल्टेंट की। नेक्स्ट वन है ईटिंग डिसऑर्डर, मीन्स एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? रिफ्यूजल ऑफ फूड टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, reducing food intake especially fat and carbohydrate. The affected adolescent girl practice vigorous exercise for weight reducing or induce vomiting by stimulating गैग रिफ्लेक्सेस टू मेंटेन स्लिम, मीन्स जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो स्पेशली जो एडोलसेंट गर्ल्स होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जो अपने बॉडी वेट को कम करना या मेंटेन करते हैं। उसमें जो
एडोलसेंट गर्ल होती हैं वो फूड इंटेक नहीं करती हैं अच्छे से। तो गर्ल्स होती हैं वो वोमेट करती है, अगर वो कुछ खाती भी है तो उसको वोमेट कर देती है और गैग रिफ्लेक्सेस करती है। सो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलता है। उसमें के लिए हमको क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, साइकोथेरेपिस्ट मतलब साइकोथेरेपी की हेल्प लेना चाहिए, एंटी डिप्रेशन ड्रग देना चाहिए, क्योंकि अगर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होती है इसमें जो गर्ल्स होती है अगर अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाती हैं तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो इसलिए हमको एंटी डिप्रेशन ड्रग देना चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कराना चाहिए, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन कराना चाहिए, पेरेंट्स को काउंसलिंग और बच्चों को काउंसलिंग देना चाहिए कि जो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होती है वो अच्छी हैबिट नहीं है, डाइट को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, जो नॉर्मल बैलेंस डाइट है वो लेना चाहिए। ऐसा हमको काउंसलिंग देना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को। नेक्स्ट वन, हॉस्पिटलाइजेशन में नीडेड इन कॉम्प्लिकेशन केसेस। अगर कोई बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण सो उसके लिए हमको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए बच्चों को। सो ये कॉमन मैनेजमेंट हमको एनोरेक्सिया नर्वोसा में करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोगों ने 6 कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम देखे जिसमें टेम्पर टेंट्रम, पाइका, थंब सकिंग, ब्रेथ होल्डिंग, नेल बाइटिंग एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा को देखा। आगे के जो बिहेवियर प्रॉब्लम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आगे के जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।